हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सप्लीगंडू का टाइम जिसका नाम है क्लास 10 साइंस कौन सा पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। और ये हमारा जो सेट नंबर 2 हैगा, सेट नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को हम देखने वाले हैं। और आपको मैं ये बता दूं तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेट नंबर आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा है, उसका पार्ट दूसरा चल रहा है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दो आपको मैं दो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेपर तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इस वाले में से दोनों क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वह सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके और बार रिपीटेड होते आएंगे। ठीक है, हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर को आप स्टूडेंट एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपका कम से कम, मैं ना कहते भी ना, कम से कम 60-70 मार्क्स के आसपास में ना दोनों क्वेश्चन पेपर के आप हर एक क्वेश्चन को देख लेते हो। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हो तो आपका डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसलिए मेरा उद्देश्य मेन पर्पस यही है कि आपका आपके एग्जाम के अंदर में 70 मार्क्स से लेकर आसपास में पक्के हो जाए आपके। ठीक है, और आप स्टूडेंट बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाओ मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। तो मेरा उद्देश्य यही है, मेरा पर्पस यही है आपके बहुत बढ़िया नंबर आए। तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, आप सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारा पार्ट 1। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 2 का। ठीक है, सेट नंबर 2 का हमारा ये रहा पार्ट 1 हैगा, इसको भी देख लेना। इस वाले वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने जितने भी आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि आपके 20 एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सॉरी आपके एग्जाम के अंदर में, तो मैंने उस सारे 20 एमसी क्वेश्चन का पार्ट 1 के अंदर में कंप्लीट करा रखा है। आज के इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको 2 नंबर वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी मैं कुछ हद तक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो यहां तक है। और आगे और बात करते हैं। ये रहा, ये आपका ये वाला वीडियो का, ये वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा आपको एक। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हो क्वेश्चन पेपर 1 है ये आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के भी मैंने टोटल 3 पार्ट बना रखे हैं, तीनों पार्ट्स को देख लेना ताकि आपके कितने मार्क्स पक्के हो जाए। आपके 70 में से 70 मार्क्स आपके 80 मार्क्स का आता है, कम से कम 70 मार्क्स दोनों को मैं आपको लिख करके देता हूँ। दोनों के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को एमसी क्वेश्चन से लेके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 वाले क्वेश्चन को हर एक को क्वेश्चन आंसर को याद कर लेता हूँ। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, ठीक है, लिख करके देता हूँ, 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर के कर लेना हमारा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। और आपसे स्टूडेंट को देखो, आपसे स्टूडेंट क्या हो, नए हो हमारी क्लास पे, क्या हो, नए हो, इसमें वो नहीं डाला गया यार। चलो ठीक है। तो और आपसे स्टूडेंट क्या हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले दो काम करना जरूरी है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि आपको ठीक है, दूसरा काम और एक करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, दो काम करना जरूरी होता है आपके लिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना करके आपको मैं देते रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो। तो मेरा ये जो हमारा जो है पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पार्ट 2 है। आपको मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, 1 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चंस आपके होते हैं वह कितने आते हैं, 20 आते हैं। ठीक है, तो मैंने वीडियो का क्वेश्चन पेपर आपका दूसरा है ये। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 के अंदर में मैंने, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके ये दिए गए हैं, 11, 12, 13। ठीक है, 12, 23, 24, 25। देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, इस साइड के, जैसे कि आपको, जैसे कि पहले आप देखे करते होगे कि आपका क्वेश्चन पेपर लाइन से ना, लाइन से आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लाइन से 3 नंबर वाले, लाइन से 4 नंबर वाले, लाइन से ही 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट इस बार का जो आपका मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है, उसमें आगे पीछे कर रखा है क्वेश्चन का, मतलब कि क्वेश्चन टोटल उतने ही आ रहे हैं। जैसे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, 6 ही क्वेश्चन आएंगे, बट वो क्या है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस को ना शुरुआत में दे दिया गया है पेपर के, क्वेश्चन पेपर शुरुआत में, कुछ को बीच बीच पेपर के अंदर में दे दिया गया है, कुछ को सबसे लास्ट में जाके दे दिया गया है। तो आगे पीछे कर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन की संख्या की बात की जाए तो सेम ही है। ठीक है, ज्यादा कुछ है। और मैं आपको और बता देता हूँ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम यहाँ तक 26 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके 6 क्वेश्चन और ये आपके 4 क्वेश्चन, टोटल हम इस क्लास के अंदर में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं 35, 36, 37 ये आपके 3 क्वेश्चन और प्लस में ये आपके 4 नंबर और 5 नंबर मैं वीडियो के सेकंड
वीडियो का आपका थर्ड पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको सारे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन आपका ये है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन से कैसे भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण से की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको मैंने बोल दिया 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्टेड है। ठीक है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, देखो धनात्मक पता है सबको, पॉजिटिव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्रियात्मक गुरुत्वानुवर्तन से किस प्रकार से भिन्न है ये करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इफेक्ट लगाना मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या है यार, गलती पे गलती हो जाती है। चलो ये सब तो होते रहता है, कोई बात नहीं। बाकी मैं आपको बिग करके बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। इसमें पौधा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है। क्या होता है इसमें, जो पौधा आपका होता है ना, ठीक है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है, देखो इसमें पौधा जो होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है। ठीक है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी फोर्स जो इंग्लिश में कहते हैं हम इसको, ठीक है, के दिशा में बढ़ता है, जैसे कि हमारे जड़ें, जैसे कि जड़ें जो नीचे की ओर बढ़ती हैं। सब में आ गया। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है, इसमें पौधे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहां पर लगता है, नीचे की साइड में लगता है। ठीक है, हम जितने भी लोग सब आएंगे, हम ऊपर उड़ को नहीं रहे हैं, हम उड़ को नहीं रहेंगे, हम नीचे क्यों है, जमीन पे क्यों है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि हमें वो नीचे खींचता है। तो जड़ भी इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है, इसमें पौधा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे कि पौधों का तना। आप लोग जानते हो पौधों का तना क्या होता है, ऊपर की ओर में बढ़ते आएंगे, पेड़ पौधे हो गए सारे सारे ऊपर की ओर में बढ़ते हैं, जब जमीन के अंदर तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यह अंतर, ठीक है, तो पौधा का तना हो गया, यह अंतर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, यह अंतर जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों के अंग, ठीक है, अंगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। तो ये आपका अंतर था छोटा सा, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ए या बी में से एक का उत्तर देना, मतलब कि ए करना तो ए कर लो, बी करना तो बी कर लो, दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है, क्योंकि अथवा है बीच में। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर सही से आता हो, जिसका भी आंसर ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो, उसका कर दे देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण, ठीक है, भोजन लेना और पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह है किस प्रकार की, ठीक है, ये किस प्रकार की पोषण विधि को दर्शाता है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हैगा, पहले पोषण विधि की बात करते थे। पोषण विधि आपका हैगा विषम पोषी पोषण है ये आपका। ठीक है, विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाता है। ठीक है, अधिकतर पौधे जो आपके होता है खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सबको पता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमारे को भोजन ग्रहण करना, पाचन की प्रक्रिया का वर्णन भी करना है, तो करते हैं। देखो, तो अमीबा अपने कोशिका सतह, ठीक है, प्रवर्धक के द्वारा भोजन के कणों को घेरा लेता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोशिका, अमीबा जो होता है अपने कोशिका सतह प्रवर्धक, या आप किसकी जगह पे आप लिख सकते हो, रिक्तिका द्वारा, क्या है हमारा, ठीक है, पादाब की मदद से। आपको पता होगा पादाब, पढ़ा होगा आपने पादाब, या आपने सुना होगा खाद रिक्तिका, ये भी सुना होगा आपको खाद रिक्तिका। ठीक है, खाद रिक्तिका आप सभी सुनने पढ़ा होगा। तो ये आपको इसके मदद से भोजन के कणों को क्या कर लेता है, घेर लेता है, फिर इसे रिक्तिका में बंद कर लेता है। अब देखो क्या होता है, एक सेकंड रुक जाना, फिर समझा देता हूँ। ये क्या हो जाता है यार, हिलता क्यों है ये। एक सेकंड रुक जाओ, पहले साफ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। हम्म, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पदार्थ आएगा। ठीक है, पदार्थ। हाँ, चलो, तो ये देखो, अपने, ठीक है, अमीबा अपने कोशिका सतह प्रवर्ध के द्वारा, ठीक है, प्रवर्ध का मतलब यहाँ पे प्रवर्ध लिखना चाहो पदार्थ लिख दो, या तो पादाब लिखना चाहो, ठीक है, पादाब ये लिख दो, के द्वारा भोजन के कणों को घेरा लेता हैगा, फिर इसे, ठीक है, फिर इसे रिक्तिका में बंद कर, ठीक है, लिया जाता हैगा, और रिक्तिका इसे, ठीक है, रिक्तिका इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, फिर अपशिष्ट पदार्थ कोशिका सतह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन आपको जोड़ना हैगा, और अब, ठीक है, और भोजन से पोषण तत्व का अवशोषण होता है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या आप लोग जोड़ सकते हो, यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे रितिका में बंद कर लेता है, ठीक है, और रितिका इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। और आपका यहाँ पर इधर इधर यहाँ पर आपको एक लाइन जोड़ देना, और भोजन से पोषक तत्व का अवशोषण कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है इसी के अथवा वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, बी है, अग्नाशय रस में उपस्थित किन दो पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए तथा उनके कार्य लिखना है, ठीक है। अग्नाशय के अंदर में जो हमारे पाचक रस के अंदर में उपस्थित किसी पाचक एंजाइमों को दो नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो अपना अग्नाशय के अंदर में आपका होता है, ठीक है, अग्नाशय अग्नाशय पहले पता क्या होता है, कार्य क्या होता है, सब प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशय क्या करता है, हमारा जो पाचक एंजाइम को छोड़ता है, ठीक है, सबको पता ही है। ठीक है, तो इसमें हमारे को दो पाचक जो हमारे एंजाइम है उसका नाम क्या है, टिम्पिस और लाइपेज। ठीक है, तो हमारा टिम्पिस जो आपका होता है, टिम्पिस आपका प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर पचाता है, और लाइपेज क्या करता है, आपका वसा को फैटी एसिड और ग्रिस, ठीक है, ग्रिस रोल में तोड़ता है। तो ये आपको लिखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखो, ऊर्जा प्रवाह का खाद्य श्रृंखला में एक दिशात्मक होता है, ठीक है। अब देखो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है खाद्य श्रृंखला के अंदर, फूड चैन आपको सबको पता है, खाद्य श्रृंखला में एक दिशात्मक होता है, ठीक है। मतलब कि जो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशात्मक का मतलब होता है कि एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता आएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके। ये नहीं कि अब इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी चारों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह क्या चारों तरफ नहीं होता, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आगे करते हैं। चार कोसी स्तर वाली एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला का निरूपण कर उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। चलो करते हैं। और हमारे को चार पोषक स्तरीय है, ठीक है, चार कोसी स्तर वाले स्थलीय खाद्य श्रृंखला का भी हमारे को पता है कि एक खाद्य श्रृंखला भी बताना है चार पोषक स्तरों वालों का, ठीक है, चार लोगों को जोड़, चार जानवरों को जोड़ करके, ठीक है। फिर हमारे को पोषण हमारे को क्या करना है, फूड खाद्य श्रृंखला भी बनाना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि हमारा, देखो बात करते हैं पहला, ठीक है। तो ये रहा, ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक दिशात्मक होता है क्योंकि ऊर्जा एक कोशी स्तर से अगले कोशी स्तर तक केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और वापस पिछले स्तर पर नहीं लौटती, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, जो हमारा जो हैगा ऊर्जा का जो हैगा, ऊर्जा आगे जो प्रवाह होता है, ऊर्जा आगे जाता है, एक कोशिश स्तर से दूसरे कोशिश स्तर में जाता है, और जो दूसरे कोशिश स्तर में चले जाने के बाद में फिर वापसी नहीं आता है। तो बस इतना कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे को एक खास श्रृंखला बनाना था। तो देखो खास श्रृंखला हमारा ये रहा। एक सेकंड हो गया ना, ठीक है। अब देखो हमारा, अब मुझे कोशिश तरह खाद श्रृंखला भी बनाना है। तो देखो अब ये क्या है, पहला हमारा क्या आता है, खाद। खाद क्या मेरा उत्पादक है, ठीक है, खाद क्या मेरा उत्पादक है। फिर खाद से जो इसको खाए, घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, क्योंकि ये मेरे क्या प्रथम उपभोक्ता हो गया। फिर हिरन को कौन खाएगा, फिर शेर खाएगा, तो शेर द्वितीय उपभोक्ता हो गया। फिर इसके बाद में शेर को कौन खाएगा, बाज खाएगा, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रभाव, पहले घास में था ऊर्जा, फिर हिरन के अंदर में गया ऊर्जा, ठीक है, फिर शेर के पास गया, फिर जाके बाज के पास गया। तो हर चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है और यह वापस नहीं जाती, ठीक है। तो ये आपका है, बस इतना ही लिखना था, आसान आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल शब्दों का यूज भी नहीं किया जा रहा, ताकि आपको समझने के अंदर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम सारे सारे जितने भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जाके 3 नंबर वाले पे बढ़ेंगे। तो आगे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा आगे। जो मैं कहना चाहता था आपको, कुछ क्वेश्चन जो आपको बीच में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन शुरू में मिलेंगे, बीच में और फिर लास्ट में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपके हैं। देखो तो ये रहा आपका 23 से आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सॉरी। तो आपका हैगा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है और इसका कोई एक उपयोग भी बताइए। चलो कर बताते हैं। एक सेकंड रुक जाना, ये रहा। तो ये रहा आपका व्यंजक चूर्ण 23 आपका ये है, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण और इसका एक उदाहरण, ठीक है। तो संतुलित समीकरण ये है, व्यंजक चूर्ण के अंदर पहले क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं, तो वह आपका बनता है कैल्शियम क्लोरीन, आपका ऑक्साइड बनता जाता है।
और आपका हाइड्रोजन, आपका पानी इसमें बनता है, और आपका कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन आपका ये भी बनता है आपका। ठीक है, तो आपका जो होता है विरंजक चूर्ण आपका क्या होता है, कैल्शियम क्लोरीन आपका ऑक्साइड, ये वाला आपका क्या होता है, ये आपका विरंजक चूर्ण होता है। और इसके हमारे को इसके एक उपयोग इसका कोई एक उपयोग भी बताना था, तो एक ही बताना था। ठीक है, दो नहीं बताने थे, एक ही बताना था, तो मैंने तीन लिख रखा, तीन में से कोई सा भी याद, दो कम से कम दो याद कर लेना, ताकि दो में से एक भूल भी जाओ तो एक याद रहे। ठीक है, तो पानी में, ठीक है, ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। दूसरा, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, उपचायक के रूप में। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं वस्त्र उद्योगों, कागज की फैक्ट्री और लॉन्ड्री में कपड़ों के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, तो इस सबको किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, तो ये था तीन में से कोई सा भी एक याद कर लेना, बाकी इसका ये रासायनिक सूत्र, संतुलित रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। एक छात्र ने तांबे कॉपर की तार को, ठीक है, आयरन सल्फेट के बिले में डाला, ठीक है, और एक घंटे बाद भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं देखा। ठीक है, और इस अवलोकन के पीछे कारण स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, तांबा कॉपर को किसमें डाला, आयरन सल्फेट में डाला, Cu+ में, मतलब कि कुल मिला के बोला जा रहा है कि अभिक्रिया कराया जा रहा है। ठीक है, ये आयरन सल्फेट हो गया। अब उसने देखा कि एक घंटे बाद में भी रंग में परिवर्तन नहीं आया, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये बताओ, क्यों? सबको पता है, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर क्या आएगा, ये Fe से क्या आएगा, कम अभिक्रियाशील है, कम ताकतवर है। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। बाकी इसमें थोड़ा सा और डिटेल में कैसे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये रहा, ये देखो, तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ से। यहाँ पर दो तत्व हैं, ठीक है, यहाँ पर दो तत्व है, कॉपर और आयरन है। सबसे पहले हम दोनों में से अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो आयरन एक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया अभिक्रियाशील रहेगा। ठीक है, और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए यह आयरन सल्फेट के मिलने से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाया। तो ये बस आपको इतना सा लिखना है। ठीक है, सर्दी हो गया, दिक्कत हो रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है बस। बहुत आसान था ना। ठीक है, अब यहाँ 24 भी हो गया हमारा क्वेश्चन, अब तीन फिर से स्टार्ट हो गया। आपको अभी और देखने को मिलेगा, दोनों हमारे क्वेश्चन एक आध और होंगे, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तीन नंबर वाले पे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे ये भी है। हाँ, ये रहा आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, दोनों मोबाइल से को सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको करते हैं। पहला आपका है, देखो, तो हमने ए या बी में से दोनों में से किसी का एक का हमारे को उदाहरण, एक का ही हमारे को सिर्फ आंसर देना है। जो भी आपको बेस्ट के, जिसका भी आंसर आपको अच्छी तरह से याद हो उसको कर देना, दे देना। यदि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान है, क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व क्या एक समान हो, तो तारों के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान है, कहने का मतलब यह है कि हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में आप लोग जानते हो गैस पाए जाते हैं, ठीक है, हवा के कण पाए जाते हैं, मिट्टी, धूल मिट्टी सब कुछ पाया जाता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वायुमंडल एक तरह से आपको घनत्व एक समान है, मतलब कि मान के चलो ना, आपका जो हमारा पूरा वायुमंडल है ना, वह क्या है, एकदम साफ सुथरा है। उसमें ना मिट्टी के कण आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मिट्टी के कण, धूल मिट्टी ये सब नहीं है। ठीक है, तो हमारे को बताना है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो तारों के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है कि तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तारे टिमटिमाते नहीं है, बट हमारे को टिमटिमाते हुए, ठीक है, प्रतीत होते हैं, मतलब ये दिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सबको भी पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बाकी इसको डिटेल में और समझाता हूं आपको मैं। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर है, देखो। यदि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान होता है तो तारों का टिमटिमाना बंद हो जाता है। ठीक है, अब एक समान क्या है, मैंने आपको बोला धूल मिट्टी नहीं है, तो टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन नहीं था, अपवर्तन के कारण होता है, जो घनत्व में विभिन्नता, ठीक है, भिन्नता वाली अस्थिर वायु परतों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ये कारण है, बंद हो जाएगा, ये कारण है आपका है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तारों के, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, बाकी आंसर यही लिख के आना। जब हमारे तारों की जो रोशनी हमारा आता है, वायुमंडल में आता है, ठीक है, हमारे को टिमटिमाता हुआ प्रतीत आता है, बट वो टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, जैसे कि वो जो हमारे तारों को जब रोशनी आता है हमारे आंखों तक, तो पता क्या होता है, वायुमंडल में हमारे छोटे छोटे कण होते हैं,
उससे पता क्या होता है, उससे ना बार बार ना वो है क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसका क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है। तो कभी रोशनी इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, उधर चले जाता है, तो इसलिए ना टिमटिमाता हुआ हमें प्रतीत होता है, टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर मान के चलो वायुमंडल के अंदर में हमारा क्या आएगा, धनात्मक एकदम कण वण है, अब क्या है ही नहीं, छोटे छोटे कण, वायु के कण है ही नहीं, तो सीधे रोशनी हमारे आंखों तक आएगा, उसका जब आंखों तक हमारे सीधे आएगा तो हमारे टिमटिमाता वो प्रतीत होगा ही नहीं। ठीक है, ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अथवा वाला। ठीक है, देखो बी है, एक किरण आरेख की सहायता से इन धनुष के निर्माण को दर्शाइए और उन बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो हमारा है जहां प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या है, आरेख की मदद, सब पहले समझो, आरेख की सहायता से इन धनुष के निर्माण को हमारे को दर्शाना है। ठीक है, अब पहला हमारे को बताना है और इसमें बिंदुओं को चिन्हित कीजिए जहां प्रकाश का विक्षेपण होता है। प्रकाश का विक्षेपण का मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुकना, सॉरी, प्रकाश का विक्षेपण का मतलब आपका है कि आपका जैसे कि ना, जो प्रकाश के अंदर आप लोग पता ही होगा, आपके कई सारे कण होते हैं, क्या होता है, कई सारे आपके कण, मतलब कि इसमें कई रंग होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अंदर रंग होते हैं, इसको विक्षेपण का मतलब क्या, सारे सारे रंगों में खुल जाना। टोटल 7 रंग के होते हैं कि 7 रंगों के बीच में क्या हो जाना, फैल जाना, खुल जाना, आप लोग कह सकते हो, तो इसको विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे को बताना है जहां पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है। बस चलो करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, देखो, देखो पहले का तो आप, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर है, पहले समझना। ये देखो, ये आपका यहां से यहां तक है, ये देखो यहां से लेकर के पहले यहां तक है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको ये आंतरिक बीच, मतलब कि जैसे कि हमारे को इन दोस्त बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, पानी की बूंद चाहिए। ये जो आपका गोला है ना, वह क्या है, आपका पानी का बूंद है। ठीक है, क्या है, पानी का बूंद है। तो हमारे क्या हो रहा है, जब पानी की बूंद, प्रकाश की किरण जो आपका हैगा पानी की बूंद में से जाता है। ठीक है, तो पानी की बूंद में से आपका जाएगा तो यहाँ पर पहले टकराएगा, फिर जाकर के क्या होगा, फिर जाकर हमारा इधर भी टकराएगा, एक बिंदु इधर भी है, और एक बिंदु, एक लाइन इधर भी जाएगा, एक लाइन इधर भी जाएगा, एक लाइन जाकर के फिर इधर इधर चले जाएगा, और दूसरी वाला आपका टकरा करके आपका फिर इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को बताना है, ठीक है, विक्षेपण कहाँ होगा। ठीक है, विक्षेपण कहाँ होगा और आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ होगा, ये हमारे को बताना है। ये आपका पानी का बूंद है। ठीक है, देखो, अब हम पहले तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बता देता। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब कि जैसे कि अंदर में जाएगा, अंदर में जाने के बाद में यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर टकरा करके पानी की बूंद के अंदर में टकरा के, पानी की बूंद के अंदर में टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन आपका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्षेपण की, बात करते हैं। ठीक है, अब विक्षेपण आपका कहाँ कहाँ पे होगा, विक्षेपण का मतलब क्या आएगा आपका, प्रकाश के सभी रंगों के खुल जाना, सभी रंगों में खुल जाना। ठीक है, तो ये आपका कहाँ होगा, तो ये आपका होगा, ये रहा फर्स्ट बिंदु पर, प्रकाश के जो अब यहाँ पर है ना, पहले टकराएगा, प्रकाश की किरण पानी की बूंद पर टकराएगा ना यहाँ पर, तो इसी हमारा क्या कहेगा, प्लस में हमारा अपवर्तन कहलाएगा, प्लस में हमारा विक्षेपण भी हमारा, ये दोनों ही हमारा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका है इसका आंसर। इसको इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, पानी की बूंद बना देना, इस प्रकार से रेखा सब खींच देना, और आपको यहाँ पर दो दो रेखा जाते हुए दिख रहा होगा। एक तो पहला आपका हैगा, देखो, जो सबसे ज्यादा खुलेगा, देखो जैसे कि हमारा जो सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे ज्यादा कौन सा दिखता है हमारा रंग, ठीक है, हमारा वायलेट सबसे ज्यादा दिखता है, लाल कलर कम दिखता है। ठीक है, तो वायलेट आपका क्या आएगा, यहाँ से जाकर के वायलेट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वायलेट सबसे ज्यादा दिखेगा, और उसका, और हमारा जो दूसरा कलर हमारा क्या, रेड है, लाल है, वह कम खुलेगा। ठीक है, तो बस इतना हमारे को दर्शा देना है। अब हमारे जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। शुरुआत में 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके हैं, तो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट है 13 नंबर क्वेश्चन से, आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका टोटल स्टार्ट है, बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक, देखो, पादप हार्मोन क्या है पहले हमारे को बताना है, और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, तो इस सब के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम भी लिखना है हमारे को, पादप हार्मोन क्या है ये भी बताना है हमारे को। ठीक है, पहले तो ये देखो, ये तो क्वेश्चन का मतलब है कि 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यार ये, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ना। देखो हार्मोन के बारे में भी बता रहा है, फिर चार चार ऑप्शन में हमारे से नाम भी पूछा जा रहा है, ज्यादा नंबर का होना चाहिए क्वेश्चन। वैसे कोई बात है, चलो देते हैं इसका आंसर।
ठीक है, चलो करते हैं। देखो इसमें हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन की परिभाषा देना है। तो ये रहा पादप हार्मोन का परिभाषा। ठीक है, पौधों में वृद्धि और अवरोध के लिए विशेष अंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन की परिभाषा क्या है, पौधों में वृद्धि अवरोध के लिए विशेष अंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। हो गया। आगे बात करते हैं हमारा वृद्धि के अवरोध के लिए क्या होता है, हमारा एबिसिक अम्ल होता है। ठीक है, तने की वृद्धि के लिए आपका कौन सा होता है, ऑक्सिक और जिब्रेलिन आपका होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है आपका साइटोकाइनिन होता है। और सहारे के चारों ओर लता का बढ़ना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है, मतलब कि जो क्या करते हैं पादपों के अंदर, पौधों के अंदर में वृद्धि भी करते हैं और आपके को वृद्धि को रोकते भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। देखो, मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने के दो, ठीक है, दो विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक स्थिति के अंत उत्पादों को भी बताइए। ठीक है, चलो बताते हैं। मैं पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। मानव, देखो मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों का मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा, ग्लूकोज हमारा टूटेगा तो हमारे को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो दो विधियां हमारे को बता रहा है। ठीक है, तो दो विधियां कौन कौन सी आपका, एक तो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन। इसका हमारे को क्वेश्चन के बारे में हमारे को इसमें क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमारे को ये बताना है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, ठीक है, वायुव्य शोषण, वायु शोषण मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और उत्पादन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अधिक ऊर्जा बनता है। ठीक है, अवायवीय शोषण आपका है जिसमें ग्लूकोज की कमी होने, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता और उत्पादन और उत्पाद आपका मांसपेशी में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों की परिभाषा होगी आपका। और अंतिम उत्पाद बताना था हमारे को। वायु शोषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, और लेट अवायवीय शोषण के अंदर में लैक्टिक एसिड और आपका ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो ये आपके थे। इसका बी का आंसर देते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन का तरीका और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन आपका होता हैगा वह कैसे होता हैगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आपका कैसे होता हैगा, दोनों में क्या अंतर हैगा वो हमारे को बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। देखो, तो मानव शरीर में पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, ठीक है, मानव में जो श्वसन वर्णक होता है उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपका होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च, ठीक है, उच्च बंधुता रखता है, यार तो मतलब दोस्ती का हाथ रखता है। ठीक है, दोस्ती रखता है। ठीक है, यह वर्णक लाल, ठीक है, यह वर्णक लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, आप सबको पता है हीमोग्लोबिन किसके अंदर में, जैसे कि हमारा जो हमारा जो खून होता है लाल क्यों रहता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रहता है, सबको पता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है और यह ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागवत अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब कि लाल, मतलब कि कुल मिला के बात ऐसी है, लाल जो हमारा लाल रक्त कोशिका होता है उसके द्वारा ही हमारे पूरे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा ये है। और बात करते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग, ठीक है, भाग प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों, ठीक है, बाइकार्बोनेट आपका आयन होता है H2, ठीक है, और कार्बोनेट आपका आएगा के रूप में लाया जाता है। ठीक है, हमारा बाइकार्बोनेट, ये आपका बाइकार्बोनेट आयन है, के रूप में लाया जाता है जो शरीर का एक अपचित पदार्थ होता है। ठीक है, अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लाया जाता है, सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग जो हमारा 70% भाग होता है हमारा भाग प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर में हम जानते हो हमारे रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा लाल रक्त कोशिका हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, एक ये भी हो गया, एक और पाया जाता है, क्या होता है, और एक और होता है, प्लेटलेट भी तो होता है, हाँ प्लेटलेट हो गया। तो ये भी 80 सब हमारे कुल मिला के 4 या 5 होते हैं टोटल आपके। ठीक है, तो हमारे रक्त के अंदर में ये सब पाए जाते हैं। तो हमारा जो लगभग लगभग बात की जाए, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो जो शरीर का एक अपचित पदार्थ होता है। ठीक है, तो बस इतना इतना आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले लैपटॉप को थोड़ा सा चार्ज में लगा दिया जाए ताकि वह स्विच ऑफ ना होए और हमारा कंटिन्यू क्लास सही से हो जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। 3 नंबर वाला। यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे टोटल 2 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। इसके आगे का पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा, ये रहा हमारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखो, एक छात्र ने प्रयोगशाला में अपने शिक्षक को देखकर, ठीक है, देख रेख में, ठीक है, देख रेख में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ठीक है, अम्ल के विलयन को जल के साथ तनुकित किया, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर में उन्होंने क्या किया, पानी को मिलाया। तनुकित मतलब कि पानी को मिलाया, ठीक है, सर की, शिक्षक की देखरेख में, टीचर की देखरेख में, ठीक है। तो हमारे को आंसर देना है, पहले का आंसर देना है, ठीक है। इससे हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, इससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता और पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर देना है, ठीक है। और आगे चलो इसका पहले आंसर देते हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा हैगा इसका आंसर है, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, पहला बात करते हैं अम्ल को तनुकित है, ठीक है। अम्ल को तनुकित करने पर इसमें मौजूदा हाइड्रोनियम जो आयन का, ठीक है, आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजनियम आयन, ठीक है, आयनों की संख्या कम हो जाता है, जिससे और इससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या हो जाएगा, जल मिलान से कम हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं, और पीएच हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर करता है। अब जो हमारा पीएच मान जो होता है ना, हमारा पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर, मतलब कि हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा गाढ़ा है, कितने ज्यादा संख्या में है, पर निर्भर करता है। इसलिए सांद्रता घटने पर पीएच मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अब सांद्रता घट जाएगा तो पीएच मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि वह क्या रहेगा, अब वह क्या रहेगा, अम्ल नहीं रहेगा, ठीक है, एसिड नहीं रहेगा आपका। वह किसकी ओर में चले जाएगा, आपका आपका उदासीन से फिर आपका क्षारक की ओर, बेस की ओर चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिखना है यहां से यहां तक। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमने लिख रखा है क्वेश्चन को पहले से ही। अम्ल को तनुकृत करने पर वह कम, ठीक है, साक्षर क्यों, ठीक है, कम साक्षर क्यों अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रियाशील हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अम्ल को क्या कर रहे हैं, तनुकृत कर दे रहे हैं, ठीक है, पानी मिला रहे हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजनियम आयन का जो सांद्रता आपका है, वह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके कारण वह क्या हो रहा है, कम साक्षर, ठीक है, साक्षरक या अभिक्रिया में अभिक्रियाशील क्यों हो जाता है, ठीक है। अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील ही होगा, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, तनुकृत कर रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं, उसकी हम पावर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अम्ल को तनुकृत करने पर वह कम साक्षरक हो जाता है, क्योंकि पानी मिलाने से उसमें मौजूदा हाइड्रोजनियम, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजनियम होना चाहिए ना, हाइड्रोजन आयनो, ठीक है, हाइड्रोजन आयनो एच, हमारा H3O+ की सांद्रता कम हो जाता है इससे, और जिससे अम्ल की प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आप आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, तीसरा हम करते हैं, ठीक है। सी है, प्रबल अम्ल का तनुकृत करते समय, ठीक है, प्रबल अम्ल है हमारा, जैसे कि हमारा HCl को हम कर रहे हैं, ठीक है। HCl सबसे ज्यादा आप बोला जाए तो ये HCl क्या है, राजा है, क्या है, किंग है। किस चीज का है, एसिड का क्या है, वह किंग है HCl, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका H2SO4 आता है, फिर HNO3 आता है, आपका आता है। ये तीन है जो आपके हैं टॉप पे आते हैं, ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो बात करते हैं हमारा, तो निम्नलिखित करते समय विद्यार्थी को कौन कौन सी सुरक्षा विधि अपनानी चाहिए, वाक्य कीजिए। तो कोई भी आप एक लिख सकते हो, दो लिख रखा मैंने, कोई भी एक लिख सकते हो आप। हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं, ठीक है। अब भाई हमेशा क्या है, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी, हमेशा अम्ल को, ठीक है, अब हमारा क्या है, हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, और जल को अम्ल में नहीं। हमेशा जो हमारे को क्या करना है, एसिड को जल में मिलाना है, क्या है, पानी के अंदर में मिलाना है, ना कि हमारे को जो हमारे जल को अम्ल के अंदर में मिलाना है। ऐसे कर मत देना कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है ना उस समय पे, ठीक है। दूसरा, आप दस्ताने चश्मे जैसे सुरक्षा का उपकरण का पहने, ठीक है। तो कोई भी एक लिख देना, बस इतना देना है, ठीक है, कोई भी एक लिखना, दोनों मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 26 है हमारा, आएगा ए बी में से, फिर से वही है हमारा, ए का आंसर देना, ए का आंसर दे दो, बी का आंसर देना, बी का आंसर दे दो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, भंजन निष्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपसे इसमें को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करके मुझे पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
तो पूछ लेना। देखो, हमारा पूछा जा रहा है भंजन निष्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त प्रवाह चार्ट भी बनाना है हमारे को। ठीक है, भंजन और इस्पातन आपको पता हो, ये भंजन इस्पातन आपका क्या करता है, जो हमारे जितने भी अयस्क होता है ना, उसमें धातु निकालने की, धातुओं को निकालने का क्या हमारा प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें ये सब क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, धातु को निकालने के लिए तो ये है। चलो करते हैं भंजन। पहले पढ़ते हैं भंजन और निष्पादन में अंतर। भंजन पहले आपका है, भंजन में अयस्क को अधिक हवा में तेज गर्म करके उसका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीकरण किया जाता है। और ऑक्सीकरण किया जाता है जैसे कि हमारा धातु ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, तो बस ये है भंजन के अंदर में क्या होता है, अयस्क को अधिक हवा दे करके हवा में तेज तेज गर्म किया जाता है और उसका ऑक्सीकरण, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, मतलब कि धातु ऑक्साइड बनाया जाता है। बस भंजन का मतलब ये होता है। अगला करते हैं नेक्स्ट, निष्पादन की बात करते हैं। निष्पादन में अयस्कों को सीमित हवा, क्या है, सीमित हवा, यह आपका है हवा की अनुपस्थिति में तेज गर्म करके, ठीक है, हवा नहीं होता उस समय पे, ठीक है, उसमें फिर भी तेज गर्म करके, ठीक है, तेज गर्म करके उसका तापीय अपघटन किया जाता है। क्या किया, तापीय अपघटन, मतलब कि इसको ताप से ना गर्म करके तोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें से एक और इसमें देख लो, इसमें जोड़ रखा है, इसमें भी धातु ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और इसमें भी धातु ऑक्साइड ही प्राप्त किया जाता है। तो ये है भंजन निष्पादन के अंदर। भंजन के अंदर बस यही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, हवा के अंदर में किया जाता है। निष्पादन के अंदर बस ये होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, बस इतना अंतर है। अगला कहता है हमारा हैगा, इसको अगला का आंसर देना था। ठीक है, देखो, कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों का संक्षिप्त प्रवाह चार्ट कीजिए। ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु, पहला चरण जो आपका होता है अयस्क का, ठीक है, अयस्क का पहला आपका चरण है, ठीक है, अयस्क का सांद्रण, ठीक है, अशुद्धियों को हटाना, पहला चरण आपका ये होता है। दूसरा चरण आपका होता है धातु को ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, पहले हम धातु को साफ करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं, फिर धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं भंजन निष्पादन द्वारा। ठीक है, तीसरा बात करते हैं हम धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब धातु का ऑक्साइड का क्या किया जाता है, धातु में अपचयन, मतलब कि अब ऑक्साइड से ना फिर इसको तोड़ दिया जाता है, ऑक्साइड से फिर क्या कर दिया, अलग किया जाता है। अर्थ इसका यह है, मतलब इसका यह है धातु को ऑक्सीजन से मुक्त कराना। ठीक है, और परिणाम आपका ये है, परिणाम आपका शुद्ध धातु आपको मिल जाता है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप होता है जिसके द्वारा धातु, मतलब कि जो भी आपके अयस्क से धातु निकाला जाता है। ठीक है, आप सब स्टूडेंट को पता ही होगा कि अयस्क के अंदर में बहुत सारे धातु के अलावा और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा तीन स्टेप होता है जिसके द्वारा एक शुद्ध धातु, ठीक है, प्योर मेटल आपको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अथवा वाला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हमारी क्लास फिनिश हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा, उसके अंदर हम आगे जो हमारे 4 नंबर वाले कुछ, 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, तो 4 नंबर वाले भी, वो 4-5 नंबर वाले सारे कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, हमारा ए है। ठीक है, तो एक तकनीशियन मशीन के टूटते, ठीक है, टूटे हुए इस्पात जोड़ की मरम्मत के लिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करता है। क्या है, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करता है, मतलब कि मशीन का क्या होगा, मशीन टूट गया है, ठीक है, इस्पात जोड़ को टूट गया है, तो इस्पात जॉइंट को, स्टील जॉइंट को मरम्मत करने के लिए, फिर से इसको, मशीन टूट गया फिर से इसको जॉइंट करने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके आंसर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यह अभिक्रिया धातु के भागों को जोड़ने में किस प्रकार सहायक होता है। पहले ये हमारे को बताना है, यह प्रक्रिया धातु के भागों को जोड़ने में किस प्रकार से सहायक होता है। चलो लाइन बाय लाइन आंसर देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका ये है, यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है, छोटा सा ही आंसर है। ठीक है, तो देखो एक, ठीक है, एक क्रियाशील धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, एक, ठीक है, धातु ऑक्साइड जैसे कि हमारा आयरन, आयरन ऑक्साइड हो गया, को अपचयित करती है। क्या करता है हमारा, फिर से सुनो, हमारा क्या, एक क्रियाशील धातु जैसे कि हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक धातु ऑक्साइड जैसे कि हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया, को अपचयित करता है। मतलब कि अपचयित करने का मतलब क्या आया गई, इसको, मतलब कि एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन के ऑक्साइड को क्या करता है, तोड़ देता है, आयरन को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु, ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या है, शुद्ध धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। शुद्ध धातु, कौन सी शुद्ध धातु, हमारा आयरन, आयरन हमारा क्या हो रहा है, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगा और यह टूटे हुए जगह पर भरा जाता है। और फिर इसको, आयरन को क्या है, टूटे हुई जगह पर भर दिया जाता है। ठीक है, जो जोड़ की मरम्मत कर पहले जैसा कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहले जैसा फिर से कर दिया जाता है और इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। इसमें दो, तो पहले तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, प्लस में आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके ना एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड में अभिक्रिया कराया जाएगा, ठीक है, गर्म करके, और इसमें फिर हमारा आयरन जो आपका होता है अलग कर दिया जाता है। इससे हमारा जो अवस्था में, इससे जो हमारे धातु, शुद्ध धातु है आयरन जो हमारा आएगा,
पिघली हुई अवस्था में होगा, फिर पिघली हुई अवस्था में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो उसको ना जिस जगह पे टूटा हुआ आएगा, भाग टूटा हुआ, उसमें भर दिया जाता है, फिर ज्वाइंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आपको सिंपल से आएगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं इसके। ठीक है, इसमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो मैंने ये बोला आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 प्लस में हम क्या करें, इसको एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा क्या शुद्ध धातु मिलेगा हमारे को। ठीक है, Fe हमारे को शुद्ध धातु मिल गया, जो पिघली हुई अवस्था में हमारे को मिलेगा, और हमारा जो है ये वाला जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, प्लस में हमारे को उसमें मिलेगा। तो ये आपका समीकरण ये है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। अगला करते हैं इसमें अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम को जिंक या तांबे की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है। एल्यूमिनियम को जिंक, क्योंकि देखो जिंक हो गया, तांबा हो गया, देखो एल्यूमिनियम को जिंक या तांबे से अधिक वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह एक अधिक अभिक्रियाशील और एक शक्तिशाली अपचायक है। ठीक है, क्या है हमारा, मैंने कुल मिला के बात किया जैसे कि इस जिंक को, ठीक है, जिंक को Fe से अभिक्रिया करा लोगे, या तांबे को, ठीक है, तांबा Cu को Fe से अभिक्रिया करा लोगे, नहीं करा पाओगे ना। क्यों, क्योंकि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कम अभिक्रियाशील तत्व आएंगे। ठीक है, कम अभिक्रियाशील है, और ये Fe क्या है, शक्तिशाली है ये। ठीक है, तो अभिक्रिया करा ही नहीं पाओगे भाई इससे, इसको तोड़ने। जैसे मान चलो आप एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, एक बॉडी बिल्डर है, एक बॉडी बिल्डर को कौन हरा सकता है, पतला दुबला हरा सकता है क्या, नहीं ना, वो एक बॉडी बिल्डर ही हरा सकता है। तो इसीलिए भाई, इसलिए हमारा एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बस यही था, इसका आंसर यहीं तक था बस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट, वीडियो के थर्ड पार्ट के नाम इस वाले क्वेश्चन पेपर को हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चन जो हमारे बच गए आएंगे, उसको हम सारे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बस, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। आज ही मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कम से कम आपको 70 मार्क्स चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन पेपर रहेगा, वीडियो का फर्स्ट पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट। ठीक है, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के हर एक क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया तरीके से देख लेना। ठीक है, वीडियो मत देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखना, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ आपके पूरे 80 में से 80 मार्क्स, 70 में 70 के आसपास, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपके 80 में से 80 मार्क्स आपको चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर से बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको इसी में से, इन्हीं दो क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेगा आपका कल का एग्जाम। तो फटाफट से हर एक क्वेश्चन के आंसर को देख लेना खुद से ही। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, इंपोर्टेंट वीडियो के साथ में जल्दी से मिलेंगे। सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।